हेलो फ्रेंड्स, आज किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूरोप के हैं, चाहे वो जैसे साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ये शास्त्र नहीं पढ़ते। ये जैसे हमारी जो इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी है या उसको भी बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करते, अध्यात्म को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करते, लेकिन ये वर्ल्ड के पावरफुल कंट्रीज़ बन जाते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसे के हिसाब से, पावर के हिसाब से। यानी कि जो दुनिया को डिस्ट्रक्शन की पावर इनके पास है, बड़ी बड़ी मिसाइलें इनके पास है, दुनिया पे डोमिनेट करते हैं कंट्रीज़। तो हम आध्यात्मिक होकर भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। हमारे पास शास्त्र हैं, हम भगवानों में विश्वास करते हैं और हमारे बहुत सारे भगवान हैं। क्या हम इन चीज़ों पर डिपेंडेंट होकर आगे नहीं बढ़ पाते? और वो लोग किसी और एक ही भगवान पर बेसिकली विश्वास करते हैं और उसके बावजूद भी वो इतना आगे हैं। तो देखिए, यहाँ पर ना मैंने एक समझाने के लिए एक स्ट्रक्चर बना के समझाया, जैसे कि इन चीज़ों को समझने के लिए ना हमारे को लॉजिक और डिवोशन को समझना पड़ेगा, या फिर मैं कहूँ तो आपको प्रेम को समझना पड़ेगा। जैसे जब हम प्रेम शब्द यूज़ करते हैं तो प्रेम से पहले आता है काम, और प्रेम के बाद शब्द आता है भक्ति। यानी कि प्रेम सेंटर में है, यानी कि काम, प्रेम और भक्ति। जब हम काम की बात करते हैं तो मैं कई बार नाम लेता हूं, हमारे ज्योतिष में इनका जिक्र होता है, धर्म अर्थ काम। ये 3 ट्रायंगल हैं और ये संसारिक ट्रायंगल हैं। यानी कि काम रिप्रेजेंट करता है आपकी वासनाओं को, आपके डिजायर को, आपके प्लेजर के एलिमेंट को, आपकी सेक्सुअलिटी को। तो हमारी जितनी भी वासनाएं हैं सुख भोगने की, चाहे वो घर में एसी लगा हो, चाहे बहुत अच्छा भोजन करने की वासना हो, चाहे शरीर की तृप्ति हो, तो यानी कि काम में जो इन्वॉल्व होता है वो हमारा शरीर इन्वॉल्व होता है और शरीर की सेटिस्फेक्शन की बात हम करते हैं। तो काम शरीर के बियॉन्ड नहीं सोच पाता। तो यानी कि काम जो शब्द हम यूज करते हैं वो शारीरिक संरचना पर ही बेस्ड होता है, शरीर की सेटिस्फेक्शन ही उसका अल्टीमेट गोल होता है। उसके बाद आता है प्रेम। देखिए, जब आदमी शारीरिक रूप से किसी अपोजिट जेंडर से जुड़ता है तो बहुत मामलों में एक वक्त के बाद प्रेम भी डेवलप हो सकता है। और प्रेम के बाद आता है भक्ति। भक्ति का मतलब है टोटल समर्पण, टोटल डिवोशन, जहां लॉजिक जैसी कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ समर्पण है। तो जो प्रेम है वो काम और भक्ति के बीच की स्थिति है। यानी कि प्रेम में थोड़ा सा काम भी आता है, यानी कि शारीरिक इन्वॉल्वमेंट भी आती है, और प्रेम में थोड़ा सा एलिमेंट भक्ति का भी आता है। तो प्रेम एक मध्य में आने वाली एक स्थिति है। तो जब हम काम की बात करते हैं तो पैसे की ग्रोथ की बात करते हैं, जीवन के ग्रोथ की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात नहीं करते। तो जो ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये शब्द ही गलत है। बेसिकली उन कंट्रीज की ये डेवलपमेंट नहीं कही जा सकती, ये बेसिकली ग्रोथ है। जब कोई व्यक्ति पैसे से राइज करता है, करोड़पति बनता है, अरबपति बनता है, किसी के पास बहुत असीम मात्रा में पैसा प्राप्त कर लेता है, तो ये ग्रोथ है, ये डेवलपमेंट नहीं है। और जब हम शारीरिक संबंधों के लेवल पर, शरीर के लेवल पर एक सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं ना, जहां पे प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शरीर की सेटिस्फेक्शन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ काम के तल पर जीता है तो ये डिप्रेशन देता है, उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति को खराब करता है, एंजाइटी में वो व्यक्ति जाता है। यानी कि जब व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पैसे पर डिपेंडेंट होता है, शरीर की ग्रोथ पर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर डिवोशन नहीं है ना, समर्पण नहीं है, तो ऐसी जो ग्रोथ है जो सिर्फ काम पर आधारित है, वो आपको कभी भी मोक्ष की तरफ, कभी भी अध्यात्म की तरफ, मेंटल पीस की तरफ, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन की तरफ नहीं ले जा सकती। तो जो ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो उनकी जो ग्रोथ है वो प्रेम पर आधारित ग्रोथ नहीं है, वो भक्ति पर आधारित ग्रोथ नहीं है, वो डिवोशन पर आधारित ग्रोथ नहीं है, वो प्योर मटेरियल पर आधारित ग्रोथ है, जिसका संबंध और जिसका जो पर्पज एंड गोल, जो फाइनल अचीवमेंट है, वो शरीर के सेटिस्फेक्शन ही उनका गोल है। बेसिकली शरीर की उपलब्धि, शरीर का सेटिस्फेक्शन, यानी कि उनका जो सेंट्रल पॉइंट है जो रिवॉल्व करता है, वो सिर्फ और सिर्फ शरीर के तल पर, शरीर के लेवल पर उनका वो चीज ग्रोथ करती है। लेकिन जो हिंदुस्तान है, जो ये हमारा भारत है, ये डिवोशन पर आधारित एक व्यवस्था है। सदियों से हमारे जो यहाँ धर्म है, या जो हमारी वैल्यूज की हम बात करते हैं, या जो हमारा पारिवारिक सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है सारा का सारा, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली बिना डिवोशन के नहीं चल पाती। उसमें हम एक जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसके प्रति पूरा परिवार डिवोशनल होता है, वो डिसीजन लेता है। तो जो ऐसी व्यवस्था है जो डिवोशन पर आधारित है, जो भक्ति पर आधारित है, जैसे राधा
कृष्ण से प्रेम करती थी। और मीरा की भक्ति की अगर आप बात करें तो ये भक्ति और प्रेम जो है कहीं ना कहीं डिवोशन से जोड़ते हैं, और जब डिवोशन आता है ना तो लॉजिक पूर्णतः खत्म हो जाता है, क्योंकि संसार की जो व्यवस्था है, जो ग्रोथ की व्यवस्था है, वो लॉजिक पर आधारित है, और जो एक्चुअल हमारी डेवलपमेंट की व्यवस्था है वो हमारे डिवोशन पर आधारित है। लॉजिक साइंस को जन्म दे सकता है, लॉजिक वैल्यूज को जन्म नहीं दे सकता, जबकि भक्ति और डिवोशन वैल्यूज को जन्म देती हैं। लॉजिक आपको जीवन जीने में मदद करता है, भौतिक व्यवस्था में आपको अपने आप को एडजस्ट करने में मदद करता है। लॉजिक से आप कोई चीज खोज सकते हैं। साइंस जो है पूरी की पूरी, विज्ञान जो है पूरा का पूरा, वो लॉजिक पर आधारित है, जबकि जो भक्ति पूरी की पूरी है, जो प्रेम जो है पूरा का पूरा डिवोशन पर आधारित है। जैसे एक व्यक्ति कहे कि पत्थर में भगवान है, लॉजिकली तो ये मूर्खतापूर्ण बात है अगर लॉजिक के लेवल पर इसको काउंट किया जाए, लेकिन अगर डिवोशनल लेवल पर इसको बात की जाए, इंट्यूशन के लेवल पर इस बात को कहा जाए तो ये सत्य भी होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति कहे कि डिवोशन को समझाएंगे आप इंट्यूशन को समझा सकेंगे, तो बेसिकली इंट्यूशन हो, इमोशंस हो या डिवोशंस हो, समर्पण हो, समझाने का तरीका तो लॉजिक से ही आएगा, लेकिन लॉजिक पूर्णतया डिवोशन को, इमोशंस को या हमारे इंट्यूशंस को समझाने के लिए कभी भी सर्वोत्तम या काफी नहीं है। लॉजिक की व्यवस्था पर जितने भी संबंध बनते हैं समाज में, उनका जो जड़ है बहुत कमजोर होती है। आप ये देखिए कि यूरोप जैसी कंट्रियों में या जो भी डेवलप्ड कंट्रीज में शादियां होती हैं, उनका आधार प्रेम नहीं है, उनका आधार सेंसुअल प्लेजर है। यानी कि जब उन रिश्तों में सेंसुअल प्लेजर नहीं रहता तो वो रिश्ते टूट जाते हैं और फिर मल्टीपल मैरिजेज हो जाती है। और मल्टीपल मैरिजेज करना यूरोप की कंट्रियों में बहुत कॉमन है, क्योंकि उनके जो रिश्ते हैं वो लॉजिक के आधार पर हैं। क्योंकि सेंसुअलिटी का जो मामला है, जो एलिमेंट ऑफ प्लेजर का मामला है, ये लॉजिक तक ही सीमित है, ये काम तक ही सीमित है, शरीर तक ही सीमित है, और शरीर की जो व्यवस्था है ये लॉजिक तक ही सीमित है। लेकिन जब व्यक्ति काम से यानी कि शारीरिक संबंधों से डिवोशन की तरफ जाता है, तो ये बात हम कह सकते हैं कि जैसे ओशो ने कहा है, संभोग से समाधि की ओर। तो जब ये संभोग से समाधि की ओर जाने की बात है, तो ये काम से प्रेम की ओर या काम से प्रेम और प्रेम से भक्ति की ओर जाने की बात है, डिवोशन के अंदर जाने की बात है। एक स्त्री जब तक घर नहीं बसा सकती जब तक वो अपने परिवार के प्रति डिवोशनल नहीं है, क्योंकि देखिए पुरुष का जो मामला है वो सारा का सारा लॉजिकल है। पुरुष जब धरती पर जन्म लेता है तो उसके जो चेतना के कपाट हैं भगवान मैक्सिमम बंद करके भेजता है, और वो जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेता है, और जीवन का अंत आते आते उसके कपाट खुलने लगते हैं और वो लॉजिक की व्यवस्था से छूटकर डिवोशन की व्यवस्था की ओर शुरू करता है जाना। लेकिन जो एक स्त्री जन्म लेती है, जो एक फेमिनिन ऊर्जा जन्म लेती है धरती पे, वो प्योर एंड प्योर डिवोशनल होती है, और उसके 50% एटलीस्ट जो कपाट हैं चेतना के, जो डोर्स हैं चेतना के, कॉन्शियसनेस के, वो ओपन होते हैं पैदाइश से ही, जन्म से ही। तो इसीलिए एक स्त्री के अंदर डिवोशन की भावना जन्म से ही विद्यमान होती है। इसीलिए कभी भी आप देखेंगे एक छोटी सी बच्ची जो अभी 5 साल की है, 7 साल की, अपने फादर की बहुत केयर करती है, क्योंकि केयर का जो एलिमेंट है वो फेमिनिन ऊर्जा का एलिमेंट है, और जो लॉजिक का एलिमेंट है, डिस्ट्रक्शन का एलिमेंट है, मारपीट का एलिमेंट है, अहंकार का एलिमेंट है, ये मैस्कुलिन ऊर्जा, पुरुष की ऊर्जा का एक पार्ट है। इसीलिए स्त्री लंबे बाल करती है क्योंकि वो उनकी केयर कर पाती है, वो लंबे नाखून करती है क्योंकि वो उनकी केयर कर पाती है। पुरुष कभी भी अपने लंबे बाल अगर कर भी लेगा तो वो केयर नहीं कर पाता, नाखून बढ़ा भी लेगा तो केयर नहीं कर पाता, क्योंकि केयर का जो डोमेन है वो स्त्रैण ऊर्जा के अंदर आता है, फेमिनिन ऊर्जा के अंदर आता है। तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सारी की सारी काम पर आधारित हैं, यानी कि संसारिक जीवन, भौतिक व्यवस्था पर उनकी ग्रोथ है, डिवोशन के तल पर। आपके अंदर जो एक अलग दुनिया होती है, एक अंदर इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन की अगर हम बात करें, जहां से डिवोशन शुरू होता है, वो डिवोशन के तल पर, इंट्यूशन के तल पर, समर्पण के तल पर नहीं है। जैसे कि छोटे बच्चे, हमारे जितने भी बच्चे हैं किसी भी माँ बाप के, हर माँ बाप का जो प्यार है अपने बच्चों के लिए डिवोशनल होता है, लॉजिकल नहीं होता। इसलिए मेजॉरिटी केसेस में आप देखेंगे कि बच्चा अगर नालायक भी निकला तो भी माँ बाप उसका टेक केयर करते हैं, क्योंकि वो लॉजिक पे कभी आधारित था ही नहीं। लेकिन माँ बाप के रिश्ते के अलावा जितने भी रिश्ते दुनिया में हैं, या बच्चों के लिए भी जो माँ बाप का रिश्ता है वो भी लॉजिकल लेवल पे है। इसीलिए बच्चे माँ बाप की टेक केयर नहीं कर पाते और सीनियर सिटीजन जैसे एक्ट सरकारों को बनाने पड़ते हैं। तो जितने भी हमारी समाज की व्यवस्था है, चाहे वो यूरोप है चाहे इंडिया है, अगर हमारे रिश्ते लॉजिक पर आधारित होंगे तो वो लॉस और बेनिफिट के ऊपर आधारित होंगे, क्योंकि लॉस और जो बेनिफिट का एरिया वो लॉजिक का एरिया है। डिवोशन और समर्पण लॉस और बेनिफिट नहीं देखता है, डिवोशन साथ चलता है बिना किसी रीजनिंग के। और लॉजिक में आपको बताऊं, जैसे कि एक क्वेश्चन
का जन्म हुआ लॉजिक से, और फिर एक आंसर का जन्म हुआ, और उस आंसर से फिर एक नया क्वेश्चन पैदा हो जाएगा। लॉजिक की व्यवस्था ऐसी है जो एंडलेस है, एंडलेस क्वेश्चंस हैं और एंडलेस आंसर हैं। ये प्रक्रिया कभी रुकती ही नहीं है। जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा था महाभारत के युद्ध में, क्योंकि हर क्वेश्चन लॉजिकल था और लॉजिकल आंसर था। लेकिन एक वक्त आया जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अब तू क्वेश्चन छोड़, अब तू देख, और एक दिव्य दृष्टि अर्जुन को दी, और अर्जुन के अंदर डिवोशन जागा। जब डिवोशन अर्जुन के अंदर जागा, समर्पण अर्जुन के अंदर जागा, तो सारे क्वेश्चन उसके ढह गए, गिर गए, और सिर्फ डिवोशन बचा। तब अर्जुन ने कहा कृष्ण को कि आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि जो डेवलप्ड कंट्री जिनको हम कहते हैं, वर्चुअली वो डेवलप्ड नहीं है, वो ग्रोथ के आधार पर उठी हुई कंट्रियां हैं, वो इकोनॉमी के आधार पर उठी हुई कंट्रियां हैं, लॉजिक के आधार पर उठी हुई कंट्रीज हैं। जिस कंट्री में जितना ज्यादा साइंटिफिक माइंड है, जितना ज्यादा लॉजिकल माइंड है, वो व्यवस्था उतनी ही काम के ट्रेंगल पर, काम के पिल्लर पर खड़ी हुई एक व्यवस्था है। क्योंकि जब भक्ति की बात आती है ना, तो शरीर छूट जाता है, शरीर के लेवल पे सेटिस्फेक्शन का मामला नहीं आता। प्रेम बीच की स्थिति है, प्रेम में थोड़ा शरीर इन्वॉल्व है, थोड़ी भक्ति इन्वॉल्व है, लेकिन भक्ति पूर्णता एक समर्पण की व्यवस्था है, जहां पर कुछ चाहने की इच्छा नहीं है, देने की इच्छा है। इस चीज को ना हम एक दूसरे एंगल से भी समझ सकते हैं। जैसे एक शब्द है प्रेम और एक शब्द है मोह। मोह बॉन्डेज है। मोह कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट पर बेस्ड होती है। जैसे कुंडली का 11वां घर होता है ना, जो 11th हाउस, वो संसारिक प्राप्ति का हाउस है, आपकी इच्छा पूर्ति का हाउस है। तो जितनी इच्छाएं आपकी पूर्ण होंगी, आपको जो भौतिक चीजें मिलेंगी, आपका मोह बनेगा उन चीजों से, और मोह बॉन्डेज बनाती है। प्रेम कभी बॉन्डेज नहीं बनाती, बंधन नहीं बनाता। कुंडली का जो 12th हाउस है वो प्रेम को डिनोट करता है। प्रेम कंडीशंस पुट नहीं करता, कभी भी कंडीशन लेस होता है प्रेम। तो जो भक्ति है और जो प्रेम है, ये कंडीशन लेस होने की व्यवस्था है। अन्यथा जो मोह है, जो बॉन्डेज आपकी बनी है, वो हमेशा कंडीशंस पुटअप करेंगी। जैसे कि एक स्त्री एक पुरुष से प्रेम करती है, या कोई पुरुष स्त्री से प्रेम करता है। अब कहने को प्रेम है, शब्द यूज किया गया प्रेम, लेकिन एक्चुअल में वो मोह है। क्योंकि अगर वो स्त्री उस पुरुष के लिए कंडीशन रखती है कि तुम मेरे लिए ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, या पुरुष स्त्री के लिए कंडीशन रखता है कि तुम्हें मेरे को प्राप्त करने के लिए सब करना पड़ेगा, तो ये सारी मोह की व्यवस्था है। और जब किसी का रिश्ता टूटता है, मान लीजिए कोई अफेयर में है और उसका प्रेमी उसको छोड़कर जाता है, तो मोह वाला व्यक्ति बहुत रोएगा, क्योंकि मोह बॉन्डेज थी, बंधन था, जाने का बड़ा दुख है। लेकिन प्रेम कभी भी रोता नहीं है। प्रेम समर्पण की भावना को डेवलप करता है। प्रेम ना पाने के लिए भागता है, ना छोड़ने के लिए भागता है। प्रेम एक न्यूट्रल अवस्था है, और प्रेम ना कभी घटता है ना बढ़ता है, एक यूनिफॉर्म पोजीशन है प्रेम। तो प्रेम आपको बंधन में नहीं बांधता और मोह आपको बंधन में बांधता है। तो जो ये लॉजिक की व्यवस्था है, जो ये डेवलप्ड कंट्री जिन्हें आप कहते हैं, जिनको मैं ग्रोथ पर उठी हुई कंट्रीज बोलता हूं, वो सारी की सारी लॉजिक पर आधारित व्यवस्था है, मोह पर आधारित व्यवस्था है, बॉन्डेज पर आधारित व्यवस्था है। इसीलिए उन कंट्रीज में आप बहुत सारे डिप्रेशन के पेशेंट देखेंगे, मेंटल डिस्ट्रेस में रहते हुए लोगों को देखेंगे, परिवार सिस्टम वहां टूटता हुआ देखेंगे। हालांकि ये घटनाएं भारत में भी अब हो रही है, क्योंकि भारत के लोग डिवोशन से निकलकर लॉजिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो भारत के लोग हैं वो वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हो रहे हैं। यहां पर 90% नंबर लाने पर जोर दिया जा रहा है, जो एक लॉजिक की व्यवस्था है, डिवोशन की व्यवस्था नहीं है। जैसे कि मैं एक चीज बताता हूं आपको, मरकरी कुंडली में इंटेलिजेंस को डिनोट करता है। मरकरी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है हॉरोस्कोप के अंदर, जो मरकरी प्लेनेट है। मरकरी कहता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और उस इंफॉर्मेशन को दिमाग में चबाओ, यानी कि उसको कहीं ना कहीं यूज करो और फिर उससे कुछ निकालकर एक नई इंफॉर्मेशन पैदा कर दो। जब जुपिटर मरकरी को देखता है, एस्पेक्ट करता है, तो मरकरी के अंदर विजडम डालता है, आपकी बुद्धि के अंदर विजडम डालता है। तो जीवन जीने के लिए विजडम बहुत जरूरी है। लेकिन हमारी जो एग्जामिनेशन, हमारी जो शिक्षा नीति है, मैं आपको बताता हूं, जो ये 90% वाली, ये विजडम पर आधारित नहीं है, ये इंफॉर्मेशन पर आधारित व्यवस्था है। इसीलिए जब आप एग्जाम लिखते हैं तो वहां पर इंफॉर्मेशन पुट करनी पड़ती है। जो बच्चा जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन पुट करेगा उतने ज्यादा नंबर लेकर आता है।
इसीलिए जिन लोगों में विजडम ज्यादा है, जिन बच्चों में विजडम जाता है, वो जीवन बहुत अच्छे तरीके से जिएंगे, लेकिन एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर सिक्योर नहीं कर पाते। तो ये जो लॉजिक की व्यवस्था है, ये इंफॉर्मेशन की व्यवस्था है, और जो भक्ति और प्रेम की व्यवस्था है, वो जुपिटर की विजडम की व्यवस्था है। विजडम आपको डीप लेकर जाता है, बंधन से मुक्त कराता है। विजडम हायर कॉन्शियसनेस है विजडम, जबकि लॉजिक बहुत लोअर कॉन्शियसनेस है। तो हमारे ये जितने भी एग्जाम के पैटर्न है किसी भी लेवल पर शिक्षा के अंदर, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन पर आधारित हैं, लॉजिक पर आधारित हैं, बहुत छोटे तल पर आधारित हैं। तो डेवलप्ड कंट्री जिन्हें आप कहते हैं, जिन्हें मैं ग्रोथ पे उठी हुई कंट्रियां कहता हूं, उन्होंने ठीक है फाइनेंशियली बहुत अच्छी ग्रोथ की, इकोनॉमिकली बहुत अच्छी ग्रोथ की, लेकिन यह स्थिति ऐसी है जैसे एक व्यक्ति जीवन भर करोड़ों रुपया कमाता चला जाए और अंतिम समय में बहुत रोए कि मेरे अपने मेरे पास नहीं रहे, पैसा ही रहा, मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, मैं आइसोलेशन में चला गया, अकेला रह गया, और एक डिप्रेशन की अवस्था को प्राप्त हो और उसकी एक नेगेटिव तरीके से उसकी डेथ हो, और वो जाते हुए कहीं ना कहीं तृष्णा लेके डेथ जाए, पीड़ा लेके उसकी डेथ हो। क्योंकि धन की 3 गति है ना। धन की पहली गति है दान, दूसरी गति है भोग, और तीसरी गति है नाश। दुनिया में किसी के पास भी धन है, या तो वो व्यक्ति उसका दान करेगा या भोग करेगा या वो नाश होगा। चौथी कोई गति धन की है ही नहीं। और 90% लोग जब मरते हैं ना, 90% पैसा अपना बैंकों में ही छोड़कर मर जाते हैं। अब उस पैसे को या तो कोई और भोगेगा या उसका नाश होगा। तो मैंने जब ये सवाल का जो ये उत्तर दिया, मैंने सारा का सारा इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दी, तो मैंने कोशिश की सेटिस्फाई करने की कि भारत भले ही इकोनॉमिकली बहुत आगे नहीं है, लेकिन भारत की व्यवस्था हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक प्रेम और एक भक्ति डेवलप करने की व्यवस्था पैदा करती है। भारत का जो कल्चर है हमारा, तो भले ही भारत इकोनॉमिकली ग्रोथ में उन कंट्री से आगे नहीं है, लेकिन यहां पर बहुत लोग मेंटल पीस के लेवल पर जीते हैं, भक्ति के लेवल पर जीते हैं। और आप देखेंगे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां से भी बहुत लोग हर साल भारत भक्ति की प्रक्रिया को ज्वाइन करने के लिए आते हैं, कहीं ना किसी आश्रम को ज्वाइन करते हैं, किसी ने स्पिरिचुअलिटी के लिए वो इंडिया के अंदर आते हैं। तो इस धरती ने हमेशा दिया है और दे वही सकता है जो समर्पण है जिसके अंदर। तो आई थिंक ये मेरा जो वीडियो है, इसका जो कंटेंट है आपको पसंद आएगा, और अगर इसका कंटेंट आपको पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप कितने सहमत हैं मेरी इन बातों से आप कमेंट्स में बताइए, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।